कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र। इसका यह प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का जो हल है आपको आगे अभी मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखते जाते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कैसे प्रश्न थे। तो देख लीजिए, सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। अब इसका हल नीचे देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से है। आप चाहें तो प्रश्न पत्र को देखने के लिए वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान वाले भी हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला देख लीजिए, यहाँ पर ये सही जोड़ी वाले प्रश्न हो गए। फिर यहाँ पर ये एक वाक्य वाले हो गए। फिर यहाँ पर अगला देख लेते हैं, यहाँ तो ये सत्य सत्य वाले हो गए और ये 2 अंक। फिर इसके बाद ये 3 अंक। तो इस तरह से ये पूरा जो है 20 प्रश्न होते हैं। ये 20 प्रश्न आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक तरफ से हल देखेंगे। हाँ, तो चलिए इसमें देखते हैं। अब ये इस तरफ का हल है। तो इसका पहला प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। इसका सही उत्तर था विद्युत धारा। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से त्वरित पिंड का 3 सेकंड पश्चात वेग क्या होगा। तो जो हम गति का प्रथम समीकरण पढ़ते हैं उससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। v=u+at होता है। u का मान यहाँ 1 हो गया और यहाँ a का मान जो है 2 हो गया, t का मान 3 हो गया। इस सूत्र में यदि मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल एक तरह का अदिश राशि है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बल कार्यरत नहीं है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है उसके अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वह एक समान वेग से चलेगी या विराम अवस्था में रहेगी। तो ये पहले से ही गतिशील है, तो यह गाड़ी एक समान वेग से चलती रहेगी। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, राधा एक पटाखा जलाकर परवलयाकार मार्ग में फेंक देती है। पटाखा मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पटाखे के टुकड़ों की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये पटाखे के चाहे जितने भी टुकड़े हो जाएं, लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र है वो परवलयाकार मार्ग में ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है कि पटाखों के टुकड़े के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्ववत परवलयाकार मार्ग पर गति करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रवों की श्यानता घटती है किंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति में हम देखते हैं, किसी क्षण वस्तु का उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो जो वेग होता है वो स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। यहाँ जब भी आए तो स्थान बटे समय कर देंगे। स्थान का मतलब विस्थापन समझना। विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग कहलाता है। यदि यहाँ पर वेग समय होता तो त्वरण आ जाता। अगला देख लेते हैं, बंदूक से दागी गई गोली का पथ खाली स्थान होता है, तो ये परवलयाकार हो गया। घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है या ऋणात्मक होता है, दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं। अगला है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि है, तो ये कौन सा हो गया, जड़त्व आघूर्ण जो है घूर्णी गति में वही काम करती है जैसे रेखी गति में द्रव्यमान का काम होता है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है, किसी पिंड के अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो इसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि यहाँ पर एकांक द्रव्यमान का पिंड होता तो गुरुत्वीय विभव कहलाता, लेकिन यहाँ पर ये एकांक द्रव्यमान नहीं लिखा है, सिर्फ पिंड लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद अगला है, आयतन प्रसार गुणांक खाली स्थान रेखी प्रसार गुणांक, तो यहाँ 2 गुना होता है ये। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं सही जोड़ी पर। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी में क्या है, जलीय संपीड़न। तो जलीय संपीड़न का संबंध किससे है, आयतन विकृति से, तो ये आयतन विकृति कर लेंगे। फिर ये है गेज दाब। तो गेज दाब ये होता है P-PA, इसको हम गेज दाब बोलते हैं। फिर यहाँ आयतन प्रसार गुणांक। तो जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वह उसका जो मात्रक होता है केल्विन इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक ये जूल प्रति केल्विन
प्रति किलोग्राम है, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये श्यानता है, श्यानता पास्कल प्रति सेकंड हो गया। और जो बर्नौली है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। तो इस तरह से इसका सही जोड़ी हो जाएगा। इसके बाद एक वाक्य के शब्दों में देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान 6.674 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है। इस मान में सार्थक अंक की संख्या है। तो यहाँ पर घातों को तो सार्थक अंक लेते नहीं। यहाँ पर देखते हैं सब तो नॉन जीरो हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 5। अब यहाँ अगला है, कोई त्वरित गति परवलयाकार कब होती है? तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, या कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त फेंका जाता है और वह गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गति करती है, तब उसका मार्ग कैसा होता है? परवलयाकार होता है। या कह सकते हैं यदि एक शब्द में कहें तो जब प्रक्षेप गति होती है तो वह परवलयाकार होती है। इसके बाद अगला है, बल का मान 3i कैप प्लस 4j और विस्थापन 5i कैप प्लस 4j हो तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये बल का सूत्र है, ये बल का मान है, और ये किसका मान है? विस्थापन का। यदि हम यहाँ पर अदिश गुणा करेंगे तो 3 और 5 का गुणा होने पर ये 15 हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा पर होने पर 16 हो जाता है। तो यहाँ आई का गुणा 1 होता है, जे का गुणा 1 होता है। यदि आई और जे का करें तो 0 हो जाता है, इसलिए आई वालों का आई के साथ, जे वालों का जे के साथ गुणा होगा। तो इस तरह 15 16 जोड़ेंगे तो ये 31 इकाई इसका जो है कार्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। तो यहाँ गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.34 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग होता है वो 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जिससे गैसें पलायन कर जाती हैं और वायुमंडल नहीं होता। तो यहाँ से तो पता हो गया कि जो पलायन वेग का मान है और गैसों का जो वेग है वो अधिक है पलायन वेग से, इसलिए उसको पलायन कर जाती हैं और वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसके बाद यहाँ 5वां नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। सत्य सत्य, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग परस्पर लंबवत होते हैं, ये सत्य है। पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कार पर नेट बल का मान, यहाँ नेट बल का मान है ये mg नहीं होता, शून्य होता है, इसलिए यहाँ पर ये असत्य हो गया। इसके बाद शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, ये सत्य है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी सत्य है, क्योंकि यह एक तरह का संरक्षी बल होता है। इसके बाद यहाँ पर रबर तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, असत्य है। तांबा अधिक प्रत्यास्थ होता है, रबर नहीं होता है, क्योंकि वो धातुएं अधिक प्रत्यास्थ होती हैं। अगला प्रश्न 6वां है, यहाँ पर देख लेते हैं। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण का मान क्या होगा? तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग हमेशा शून्य होता है, तो वेग का मान तो शून्य हो जाएगा, और त्वरण हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान रहता है, तो चाहे g लिख सकते हैं या g का मान लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से वेग शून्य होगा और त्वरण का मान g होगा या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगला देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है, एक समान गति के लिए xt ग्राफ बनाइए। तो एक समान गति के लिए देखिए xt ग्राफ यही x है विस्थापन और ये समय है। तो इस तरह से एक समान गति में ये बराबर इस तरह से ढाल के रूप में चलता जाएगा जो वेग को बताएगा। अब इसी एक समान गति के लिए यदि हमको vt ग्राफ बनाना होगा तो ये जो vt ग्राफ होता है वेग और समय ग्राफ, ये समय अक्ष के कैसा निकलता है? समांतर निकलता है, मतलब इसके त्वरण में परिवर्तन नहीं होता। तो ये सीधा इसका त्वरण क्या होता है? नियत होता है, क्योंकि vt ग्राफ का जो ये ग्राफ है वो त्वरण को बताता है और यहाँ पर xt ग्राफ वेग को बताता है। तो एक समान वेग में वेग तो रहेगा लेकिन त्वरण का मान यहाँ पर नियत रहेगा, इसलिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। 7वां देख लेते हैं। क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना, ऐसा करने से हाथों में चोट कम लगती, हाथों में चोट कम लगने का क्या कारण है? तो क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय अंतराल बढ़ जाता है और आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार बल का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे चोट कम लगती है। तो यहाँ पर जो आवेग का सूत्र होता है F डेल्टा T होता है और ये संवेग के बराबर होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये जो सूत्र है ये आवेग का है, ये संवेग का है। यदि समय अंतराल बढ़ा देंगे
तो यहाँ पर F का मान कम हो जाएगा, इसलिए बल का प्रभाव कम होगा तो चोट कम लगेगी। अगला है लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वह अधिक दूरी तक कूद सकें। लंबी कूद के लिए कुछ दूरी से दौड़कर कूदना किस कारण से सहायक होता है? तो लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं जिससे संवेग का मान बढ़ जाता है और संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार वह अधिक दूरी तक कूद सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर संवेग संरक्षण के सिद्धांत को पूरा करने के लिए वो इस तरह से करता है। इसके बाद 8वां है सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पर सदिश गुणनफल के ये बहुत सारे गुण हैं, इनमें से कोई 2 गुण आप लिख सकते हैं। तो जब दोनों सदिश समांतर हों तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 0, तो उनका जो सदिश गुणनफल होता है वो 0 होता है। जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों तो यहाँ पर देख लीजिए लंबवत हो गए तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो दोनों सदिश के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो साइन 180 का मान 0 होता है, तो वहाँ पर सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? 0। यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें तो ये जो वैल्यू है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, मतलब क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन यह वितरण नियम का पालन करता है। ए क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई 2 गुण आप लिख सकते हैं। अगला है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, क्योंकि यहाँ कोणीय संवेग है तो बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न किया जाए या न लगाया जाए तो उसका कुल कोणीय संवेग नियत होता है। तो इस तरह से कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। अगला है 2 उपग्रहों की उनके ग्रह से दूरियों का अनुपात 1:4, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो दिया है उसको देख लेते हैं कि जो दिया है ये त्रिज्या का अनुपात दिया है। तो R1/R2 का मतलब ये है कि ये 1/, क्या दिया है यहाँ 1/4 दिया है। 1/4 दोनों ग्रहों की जो अनुपात है त्रिज्या का 1/4 दिया है, तो यहाँ 1/4 लिख लेंगे। अब केपलर के तृतीय नियम से हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल का वर्ग होता है वह ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा के औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो इस तरह से उस सूत्र से हम ये लिख देंगे T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 ये क्यूब हो गया। अब T1 T2 का ये होल स्क्वायर हो गया, लेकिन R1/R2 का मान कितना है? 1/4 है, तो उसकी जगह 1/4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ देखिएगा ये 4 है, तो हम यदि 1/2 को ऐसा स्क्वायर कर दें, स्क्वायर क्योंकि ये 4 न लिख के बटे में 2 लिख दिए हैं, और गुणे ये हमारे पास क्या है 3/2 है, तो ये 3/2। तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और इसका हम यदि घन निकालेंगे तो 1 का घन 1 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा, तो उनके आवर्तकाल का अनुपात 1:8 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर देना है। अगला है किसी ग्रह का व्यास एवं द्रव्यमान पृथ्वी की संगत राशियों का 3 गुना है, इस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कितना गुना होगा? तो यहाँ पर देख लेते हैं पृथ्वी की सतह का जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है G बराबर Gm/r² होता है। अब किसी ग्रह पर हम देखते हैं तो यहाँ पर G तो एक ही रहेगा, नीतांक है, लेकिन द्रव्यमान को हम 3 गुना कर दिए हैं, और ये जो त्रिज्या है ये भी कितना हो गया है 3 गुना, हर राशि 3 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए r² है तो 3r² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 का वर्ग कहलाएगा, मतलब यहाँ 2 3 कहलाएंगे, तो 1 3 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 Gm/r², और Gm/r² का मान कितना है G है, तो यहाँ G लिख देंगे, तो 1/3 G हो गया। मतलब ग्रह पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3 गुना होगा। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर हुक का नियम है। 10वां प्रश्न देखिए। तो प्रत्यास्था की सीमा में अल्प विरूपण के लिए जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। तो इस तरह से लिख देते हैं प्रतिबल समानुपाती विकृति। यदि हम यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा विकृति। आप यहाँ तक लिखेंगे तो पर्याप्त है, इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देंगे तो ठीक है। ये क्या कहलाया, के क्या कहलाया, प्रत्यास्था गुणांक कहलाया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर पाइसन अनुपात किसे कहते हैं। तो पाइसन अनुपात क्या है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही पाइसन अनुपात कहलाता है। तो इसको लिखते हैं सिग्मा माइनस डेल्टा d/d। ये पार्श्व विकृति का मतलब व्यास से है, डायमीटर से है, और यहाँ पर जो
अनुदैर्ध्य विकृति है उसका मतलब लंबाई से, तो दोनों विकृति लिख दिए। इस सूत्र को ऊपर नीचे कर देंगे, जैसे यहाँ यल ऊपर चला जाएगा डी नीचे आएगा, तो इस तरह से सूत्र बनेगा। माइनस इसलिए लगाए हैं कि जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका व्यास घटता जाएगा, इसलिए माइनस लगाते हैं। तो ये पायसन निष्पत्ति का सूत्र भी है, परिभाषा भी है। सूत्र आपका ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं आवश्यक नहीं है। इसके बाद यहाँ पर 11वां प्रश्न है, किसी द्रव की पृष्ठ की ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर पृष्ठीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो नियत ताप पर द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किए गए कार्य को पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो S = W/Δ A हो गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर स्टोक का नियम आता है, तो स्टोक के नियम को देखते हैं कि जब गोलाकार वस्तु किसी तरल में गिरती है तो उस पर लगने वाला श्यान बल तरल की श्यानता गुणांक, ये श्यानता गुणांक का मतलब ईटा हो गया, और उसकी त्रिज्या, ये वस्तु की त्रिज्या हो गई, और उसके वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो F समानुपाती ईटा आर भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, K लग जाएगा। K का जो मान होता है SI पद्धति में 6 पाई होता है। तो इस तरह से स्टोक का नियम है। अब इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर के प्रश्न में आते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। किसी बंदरगाह के समीप शहर की जलवायु समान अक्षांश के किसी रेगिस्तान के शहर की जलवायु से अधिक शीतोष्ण होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है बंदरगाह पर अधिक होती है, और वहाँ आपेक्षिक आर्द्रता मतलब जल की मात्रा वहाँ पर अधिक होती है, नमी ज़्यादा होती है वायु में। अब जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान भी अधिक होता है, विशिष्ट धारिता अधिक होती है, जिससे वह देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी होती है, शीतोष्ण होती है। अब यहाँ अगला है, कारण स्पष्ट कीजिए। सर्दियों में सुबह सुबह भूमिगत जल गर्म प्रतीत होता है, जबकि दोपहर के समय भूमिगत जल ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि सर्दियों में वातावरण का ताप भूमिगत जल की तुलना में कम होता है। मतलब ये है कि जो बाहर का ताप होता है वो कम होता है और भूमिगत का जल का ताप अधिक होता है, तो गर्म लगता है। जबकि दोपहर में क्या हो जाता है कि बाहर का ताप अधिक हो जाता है भूमिगत की तुलना में, इसलिए वो हमको कैसा लगने लगता है, गर्म लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। तो यही है, केवल बाहर के वातावरण का मतलब वातावरण का ताप बदलता है तभी हमको कोई चीज़ ठंडी और गर्म लगती है। फिर से देख लेते हैं, यदि हम ज़मीन के नीचे हैं, यहाँ पर मान लीजिए पानी 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो इसका ताप नहीं बदलेगा, लेकिन ऊपर यदि 20 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यही पानी हमको कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। और यदि ये 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया, नीचे कम हो गया, तो यही पानी हमको क्या लगने लगेगा, ठंडा लगने लगेगा। अब आगे देख लेते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, बीमी विश्लेषण से हमको ये सिद्ध करना है या जांच करना है कि यह दिया गया समीकरण सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास जो समीकरण है ये इस तरह से है। तो हम सबसे पहले क्या करें हैं, K की बीमा निकालेंगे। LHS में K है, K माने गतिज ऊर्जा की बीमा mL2T-2, ये इसकी हो गई। फिर हम यहाँ पर इसका जो RHS में है उसका हम देख रहे हैं, तो RHS में जो भी पद हैं उसकी बीमा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2 संख्या जो है बीमाहीन राशि होती है, तो यहाँ पर इसका लिख देंगे m, और भी का क्या लिख दिए LT-1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर इसकी बीमा लिख दिए हैं m, और यहाँ पर त्वरण की बीमा लिख दी है LT-2। अब यहाँ पर एक कोष्टक में करेंगे तो यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा mL2T-2 और प्लस ये mLT2-2। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो LHS की बीमा है ये है, RHS की बीमा इसमें तो सही है लेकिन इसमें इस पद में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर LHS की बीमा RHS की बीमा के बराबर नहीं है। तो यह समीकरण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी पदों एवं पक्षों की बीमा समान होनी चाहिए, पर इसमें समान नहीं है, ये वाले पद की बीमा समान नहीं है, इसलिए यह कैसा है, उपयुक्त नहीं है, वैध नहीं है यह वाला समीकरण। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, मान लीजिए एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई L, गोलक के द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। बीमी विधि से दोलन काल का सूत्र उत्पन्न करना है। तो हम प्रश्नानुसार देख लेते हैं कि T जो है दोलन काल है, ये द्रव्यमान पर हो गया, तो यहाँ द्रव्यमान की जगह M लिख दिए, इसकी घात x लिख देना है। फिर ये लंबाई पर है तो ये इसकी घात y लिख देना है। फिर ये गुरुत्वीय त्वरण पर है तो z लिख दिए। तो यहाँ पर ये जो आवर्तकाल है द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो mLg लिख करके इसमें घात x y z a b c d या कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो k आ जाएगा, तो k m x l y z, बाकी जो लिखा है वो सब लिखा रहेगा।
अब यहाँ पर दोनों पक्षों में हम क्या लेंगे, बीमा। तो यहाँ पर टी की बीमा लेना है और यहाँ पर इधर की जो भी आया है ये बीमा लेना है। तो यहाँ टी की बीमा जो आवर्तकाल की बीमा है M0 L0 T1 हो जाएगी। फिर के की कोई बीमा नहीं है, यहाँ एम की बीमा के लिए M लिख दिए हैं, लंबाई की बीमा के लिए L लिख दिए हैं और गुरुत्वीय त्वरण की LT-2 लिख दिए हैं। और जो जो इसमें घात है, जैसे इसमें घात x है, इसमें घात y है, इसमें घात z है, तो ये लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, इस घात को अंदर कर दिए तो इसकी घात mx हो गई, इसकी घात को अंदर कर दिए तो इसकी घात y हो गई, इसकी घात को करेंगे तो ये l के साथ भी जाएगा और ये 2 के साथ भी जाएगा, तो LZ T-2z इस तरह से आ जाएगा। अब जब हम ये कर लिए हैं तो इनको एक कोष्ठक में कर लेंगे। जैसे m की घात x हो गया, l की घात देखो ये y और इसके साथ z है तो इसमें प्लस z भी हो गया और t की घात -2z है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हम बीमाओं की तुलना करेंगे। बीमाओं की तुलना का मतलब इसकी घात देखना। जैसे m के साथ 0 है तो x का मान कितना हो गया 0। फिर यहाँ y + z है L के साथ, लेकिन इसमें L के साथ 0 है तो y + z बराबर कितना हो गया 0। फिर यहाँ पर देख लेते हैं t के साथ कितना है 2 - z और इस t के साथ कितना है 1, तो ये हो जाएगा -2z = 1। यदि इसको हल करेंगे तो z का मान कितना आ गया -1/2। यदि यहाँ पर z का मान रखेंगे तो y का मान आ जाएगा +1/2, x का मान तो पहले से है। तो हल करने पर x बराबर 0 है, y का मान इतना है, z का मान इतना है। अब हम क्या करेंगे, जो x y z का मान आया है उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 ये था, t बराबर के m की घात x, l की घात y और g की घात z। तो x y z की जगह x y z का मान रख देते हैं। तो मान रखने पर देखिए ये t के m x था, x की घात यहाँ पर x का मान 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए हैं। l के साथ क्या है, यहाँ पर y लिखा था तो y का मान 1/2 आया तो 1/2 लिख दिए। g के साथ z लिखा था, z का मान -1/2 आया तो -1/2 लिखे। अगले स्टेप में देखें के तो उतार दिए हैं। m की घात 0 है, किसी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है तो इसको नहीं लिखे हैं। फिर यहाँ पर ये l लिखा है, ये l है और यहाँ पर ये g है, माइनस में है तो नीचे लिख दी। इन दोनों की घात 1/2 है। यदि 1/2 हटाएंगे तो इसी को हम रूट में लिख सकते हैं, t बराबर के √L/g। तो इस तरह से आवर्तकाल का सूत्र आ जाएगा और इसको हम किससे ज्ञात कर रहे हैं, बीमी विधि से। अब अगला 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो जब किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में, 2 बार हो गया ये, क्षैतिज दिशा में 1 बार लिखना, क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करते हुए अन्य स्थान पर गिरती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। और प्रक्षेप गति के लिए चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए किसी पिंड को हम इस तरह से फेंक दिए हैं तो ये परवलयाकार मार्ग में क्या करता है, इस तरह से गति करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इस दिशा में जो वेग का घटक है ux = ये हो जाएगा u cos थीटा और साथ में यहाँ पर जो त्वरण का मान है ये हो जाएगा ax = क्या 0। यहाँ पर क्षैतिज त्वरण 0 हो जाएगा। अब हम यह ऊर्ध्वाधर की बात करें तो यहाँ पर है uy, तो uy का मान कितना होगा sin थीटा। और इसी तरह से यहाँ पर हमको निकालना है गुरुत्वीय त्वरण ay। तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस में लेते हैं तो ये हो जाएगा -g। इस तरह से यहाँ पर हम बना लेंगे और ये कोण दिया है थीटा। इसी चीज़ को हमको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना प्रक्षेप का बिंदु O है, क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u है, प्रक्षेप कोण थीटा है। अब इसको हम 2 घटकों में वियोजित करेंगे प्रारंभिक वेग को। एक x दिशा का हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा y दिशा का क्या हो जाएगा u sin थीटा। इस तरह से प्रक्षेप का पथ हमको निकालना है। अब तो क्षैतिज दिशा में गति का समीकरण है, तो जो हमारा गति का द्वितीय समीकरण होता है वो x = ut + ½ at² होता है। तो यहाँ पर x लिख दिए हैं तो ये ux और यहाँ भी x, ये x दिशा का कहला जाएगा। क्योंकि जो प्रक्षेप गति होती है द्विविमीय गति होती है तो इसके 2 अलग अलग, एक x दिशा का हम समीकरण लिखेंगे, एक y दिशा का। अब यहाँ पर ux का मान अभी बताया कि u cos थीटा, ax का मान 0 है। यदि हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यदि मान रख देंगे तो यहाँ पर आगे मान रखने में ऐसा आ जाएगा, देख लीजिएगा, ये थोड़ा डायरेक्ट है एक स्टेप, x = ux। तो ux यहाँ पर ux है, ux नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे u cos थीटा और साथ में क्या लिखेंगे इनटू में t और प्लस यहाँ पर देखेंगे कि ये ax है, ax का मान 0 है तो सब 0 हो जाएगा।
यदि हम यहाँ से t का मान निकालें तो ये जो है ये सब कुछ कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो इस तरह से t बराबर आया x/u cos थीटा। अब t का मान निकाल लेना है हमको, समय अंतराल, इसके बाद हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के द्वितीय समीकरण, तो यही सूत्र बनेगा जो हमारा s = ut + हाफ at² होता है। बस हमको y लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए y की जगह y हो गया, u का मान क्या होता है u sin थीटा, तो u sin थीटा लिख देना है। फिर t का मान जो यहाँ पर आया है x/u cos थीटा, तो ये x/u cos थीटा लिख दिए, प्लस 1/2 है तो 1/2, और यहाँ ay का मान -g होता है तो यही g यहाँ पर प्लस की जगह क्या लिख दिए माइनस, फिर t² है तो यहाँ t² का मान रख दिए हैं। मान रखने के बाद देखिए यहाँ u sin थीटा और ये u cos थीटा है, तो u तो कट जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, x है तो x लिख दिए। इसी तरह से यहाँ पर कोष्ठक खोलेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा u² cos² थीटा, और यहाँ पर g है। इस तरह से हल करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं यदि इसको मान लें a, एक चर राशि हो जाएगी तो a हो जाएगा, और ये भी अचर हो गया, ये भी अचर है, तो यहाँ भी ये क्या हो गया b। तो हमारे पास एक समीकरण बन गया ax - bx², और ये जो समीकरण होता है यह समीकरण परवलय का होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हम इसको हल करेंगे तो हमको परवलय जैसा ग्राफ मिलेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। तो एक समान वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु नियत वेग से वृत्तीय गति करती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभिकेंद्र त्वरण में क्या है, माना वृत्तीय गति मार्ग से गतिशील वस्तु की स्थिति सदिश। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है तो इसकी स्थिति सदिश को हम क्या मान लेते हैं, r1 वेक्टर। और इसी तरह से यहाँ पर जो है जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर। हालांकि दोनों बराबर हैं, केवल दिशा का अंतर है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर लगाए हैं इनका, तो परिमाण में बराबर है, दिशा अलग। इसी तरह से वेग है तो यहाँ पर वेग जो होगा ये v1 वेक्टर हो जाएगा, ये वेग को हम क्या मान लेते हैं, v2 वेक्टर कहलाते हैं। तो दोनों पर ये वेग जो है इसमें स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वेग का पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो आया तो इसी चीज़ को v1 को हम यहाँ उठा लिए हैं इस साइड, और ये v2 को यहाँ उठा लिए। इस तरह से हमको ये चित्र बना लेना है, और इनका जो अंतर आएगा v2 - v1 हम डेल भी कर देंगे, इसी तरह से r2 - r, तो ये हो जाएगा। तो ये विस्थापन सदिश हो गया इसका, ये वेग आपेक्षिक वेग का सदिश हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास दो त्रिभुज हैं डेल्टा GHI, तो देखिए GHI ये त्रिभुज है, त्रिभुज GHI, और त्रिभुज CP1 P2। तो यहाँ पर ये C इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2, तो इस तरह से यहाँ पर दो त्रिभुज हो जाएंगे। अब जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं, तो इसकी संगत भुजा डेल भी है तो यहाँ पर डेल भी लिख दिए हैं, और इसकी संगत भुजा उसी के डेल आर है तो यहाँ पर डेल्टा आर लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये एक संगत भुजा भी है तो यहाँ भी लिख दिए हैं, इसका जो संगत भुजा आर है तो यहाँ आर लिख दिए हैं। यदि 1 2 मानेंगे तो v1 v2 का जो परिमाण होता है, क्योंकि एक समान गति है तो v ही रहेगा, और r1 r2 का जो परिमाण होगा r ही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या तो दोनों की समान ही रहेगी। वृत्ताकार गति है तो त्रिज्याएं तो समान ही होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है इनका परिमाण बराबर होगा, केवल दिशा अलग अलग होगी। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पर हम ये डेल्टा आर का इधर गुणा कर दें तो ये आ गया। अगले स्टेप में हम दोनों के इसके बटे में भी डेल्टा टी लिख दिए हैं और इधर भी डेल्टा टी लिख दिए हैं। तो यहाँ पर वेग बटे समय हो गया, वेग बटे समय को हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं, ये भी बटे r को लिख दिए हैं। डेल्टा आर डेल्टा टी माने विस्थापन बटे समय को वेग लिखते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे कि यदि हम इसको हल करेंगे तो a बराबर v में v का गुणा होगा तो v² हो जाएगा। तो इस तरह से अभिकेंद्र त्वरण का ये सूत्र आ जाता है, और इसकी दिशा जो होती है वो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, आघूर्ण का सिद्धांत लिखिए, दर्शाइए उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ कब 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए आघूर्ण का सिद्धांत समझते हैं। जब कोई पिंड घूर्णी संतुलन में होता है तो उस पर लगने वाले समस्त बल आघूर्ण का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। इसे ही हम आघूर्ण का सिद्धांत कहते हैं।
अब यहाँ पर एक उत्तोलक है, उत्तोलक में क्या होता है, एक ये छड़ होती है और इस छड़ में इधर भी भार लटकाया जाता है और इधर भी भार, एक तरफ से हम बल लगाते हैं, एक तरफ से बल को उठाते हैं और जिसके सहारे उठाते हैं ये यहाँ पर इसका ये आलम्ब कहलाता है, जिसमें इस छड़ को टिकाया जाता है उसको आलम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तोलक के लिए एक उत्तोलक यांत्रिक संतुलन में तभी होता है जब उसमें स्थानांतरी संतुलन हो और घूर्णी गति का भी संतुलन हो। तो स्थानांतरी गति के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर 3 तरह के बल लग रहे हैं। एक आर है, ये रिएक्शन फोर्स है, तो आर जो है इनको संतुलित करता है, तो F1 और माइनस क्या हो जाएगा F2। तो माइनस F1 माइनस F2 इन सभी का मान कितना होना चाहिए, जो 0 होना चाहिए। इसके बाद यदि घूर्णी गति के संतुलन के लिए हैं तो आलम्ब के परितः, ये आलम्ब कहलाता है जिससे छड़ टिकी हुई है, तो इधर का हम अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा F2 और D2 और इधर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा F1 D1। तो इनका जो अंतर है ये भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। माइनस इसलिए लिखा है कि दोनों की दिशा कैसी है, अलग अलग है। यदि यहाँ पर मैं पक्षांतर कर दूँ तो इस तरह से D1 F1 बराबर क्या हो जाएगा D2 F2। तो यहाँ पर ये यदि हम इसको लिखें तो ये क्या हो गई, भार की भुजा। D1 माने भार की भुजा और F1 माने भार, माने जिसको हम उठा रहे हैं, और यहाँ पर प्रयास है, जो हम बल लगाते हैं इसमें उसको हम प्रयास भुजा बोलते हैं। तो ये वाली प्रयास भुजा है और यहाँ पर ये हमारा जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, प्रयास कहलाता है। यदि हम इसको आगे हल कर दें तो ये हो जाएगा F1 F2 बराबर D2/D1। इस तरह से ये सूत्र आएगा और इसको यांत्रिक लाभ कहते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट है कि यदि प्रयास भुजा की लंबाई अधिक हो तो यांत्रिक लाभ का मान भी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो प्रयास भुजा है ये कौन सी है, D2 है। तो यदि हमको उधर बल का मान बढ़ाना है तो प्रयास भुजा का मान भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अगला इसमें देख लेते हैं, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित करना है। तो माना घूर्णी गति करते हुए निकाय के कणों का द्रव्यमान, क्योंकि कोई भी निकाय है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता, तो M1 M2 M3 जैसे Mn हो गया, इसकी अक्ष से दूरियां R1 R2 R3 डैश डैश करके Rn हो गया। इनका रेखी वेग V1 V2 V3, क्योंकि हर कण का रेखी वेग अलग अलग होता है तो ये हो जाएगा। इनका संवेग भी अलग P1 P2 P3, हर कण का संवेग भी हो जाएगा। लेकिन सभी कणों का कोणीय वेग कैसा होता है, एक जैसे होता है। अब यहाँ पर हम पहले कण के लिए जो है कोणीय संवेग निकालते हैं। L1 बराबर क्या होता है, R इंटू P होता है, तो यहाँ 1 1 लगा दिए। L का सूत्र जो होता है कोणीय संवेग बराबर होता है R इंटू P। बस हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर L1 कर दिए, R1 कर दिए, P1 कर दिए, तो यहाँ R1 P1 हो गया। अब यहाँ पर जो है P1 को हम बदले किस में, MV में, तो 1 1 कर दिए। फिर यहाँ पर हम V को बदलेंगे, अब वेग बराबर होता है ओमेगा इंटू R1, तो ओमेगा सबके लिए समान होता है। तो इस तरह से अब इसको हम हल कर देंगे तो ओमेगा कितना है, 1 बार, M कितना है, 1 बार, और जो R1 R2 है ये R का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आता है, तो ये सूत्र होगा। इसी प्रकार हमको L2 लिखना है तो इसी सूत्र को हम दोबारा लिख दिए हैं, केवल जहाँ 1 1 है 2 लिख दिए हैं। फिर L3 है तो इसी सूत्र को फिर से लिख दिए हैं, केवल जहाँ 1 1 है वहाँ 3 3 लिख देना है। इसी तरह से हम Ln है तो यहाँ पर जहाँ 1 1 था वहाँ पर Nn लिख दिए हैं। अब यदि हम सबको जोड़ दें तो L बराबर ये हो जाएगा L1 L2 L3 Ln। जो ऊपर मान आए हैं, L1 का मान ये आया, L2 का मान ये, L3 का मान ये, इस तरह से हमको लिख देना है। इसमें देखते हैं कि ओमेगा सब में है तो ओमेगा कॉमन निकालिए, अंदर जो बचेगा इसको हम इस तरह से लिख दिए हैं। यदि हम इसको सिग्मा लगा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 से कहाँ तक, n तक, और ये हो जाएगा MI/RI का स्क्वायर। तो इसको हम जोड़ के रूप में इस तरह से लिख देते हैं, ओमेगा ओमेगा हो गया। अब यहाँ का जो मान है, इतने का मान, ये जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, तो ये I हो गया, यहाँ ओमेगा हो गया। इस तरह से जो सूत्र आया L = I ओमेगा, तो ये कोणीय संवेग है, ये जड़त्व आघूर्ण है, इन्हीं के बीच का यह संबंध हो गया। अब अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम लिखिए। तो यहाँ प्रथम नियम भी बोलते हैं, कक्षा के नियम भी बोलते हैं। क्या है, तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, जिसके एक नाभि पर सूर्य स्थित होता है। तो इस तरह से हमको चित्र बना के भी हम चाहें तो दर्शा सकते हैं। तो जैसे जितने भी ग्रह होंगे ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएंगे सूर्य के चारों, जिसके एक नाभि पर क्या रहेगा, सूर्य रहेगा। अगला हम देख लेते हैं, दूसरा है, दूसरा यही है
कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रह है, ग्रह को हम सूर्य से मिलाते हैं तो जितना 1 घंटे में ये क्षेत्रफल तय करेगी उतना ही 1 घंटे में यहाँ का भी क्षेत्रफल तय करेगी। तो इसका मतलब ये है कि समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसका द्वितीय नियम हो गया। तीसरा तो इसको पढ़ सकते हैं कि ये टी का मतलब है ग्रह काल के आवर्त का वर्ग, और ये है ग्रह के आवर्त काल का वर्ग हो गया, और ये ग्रह और सूर्य के बीच की औसत दूरी का घन हो गया और इसके समानुपाती। तो इसी को पढ़ देना, किसी ग्रह के आवर्त काल का वर्ग सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी का शब्द बना देना। इस तरह से ये केपलर के नियम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण में होने वाली कमी ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के जी में के मान में परिवर्तन के लिए हम चित्र बना लेंगे। तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई हो गई, और ये पिंड का द्रव्यमान जिसे हम ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ इसी चीज़ को हमको लिखना है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है, उसकी त्रिज्या r है, इसकी सतह पर पिंड का द्रव्यमान m है। तो सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण है ये g बराबर Gm/r² होता है। तो सबसे पहले हम सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान निकाल लेंगे, फिर हम h ऊंचाई पर निकालेंगे। तो देखिए यही सूत्र लिख देता हूँ, ये g डैश है, यहाँ पर g भी सही है, m भी सही है, सिर्फ ये जो r का मान है तो r का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि r तो पहले से है, सतह पर है, h ऊंचाई पर हो जाएगा तो r + h, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब हम आगे स्टेप में क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को भाग कर रहे हैं। मतलब ये जी डैश लिख लिए और उसके नीचे जो है ये देख लीजिए फिर से, ये जी डैश है और उसके नीचे बटे में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, जी डैश अपॉन जी। तो इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए ये वाला मान जो है जी डैश का ऊपर लिख लेंगे क्योंकि 2 में से 1 को भाग करें, और बटे में क्या लिखेंगे, जी एम लिखेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि ये जीएम और ये जीएम कट रहा है, हल करने पर ये r² ऊपर चला जाएगा तो r² और r + h का होल स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले इस वाले भाग से, इसको तो हम ऐसे उतार दें, इस वाले भाग से r² कॉमन ले रहे हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर h अपॉन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा क्योंकि इसमें r था नहीं तो r कॉमन लेंगे। तो इस तरह से अब अगले स्टेप में देखेंगे r² से कट जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाके लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विपद का प्रमेय लगाएंगे तो ये जो -2 है ये इसके सामने आ जाएगा तो -2h/r हो जाएगा। अब इस g का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये इंटू में g हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊंचाई पर जाने पर g का मान क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न है, ढालू या बंकित घर्षण युक्त सड़क पर वृत्तीय गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो यहाँ पर ढालू सड़क पर वाहन के सुरक्षित चाल का व्यंजक या घर्षण हो तब के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें एक चित्र बना लेंगे कंडीशन का। तो यहाँ पर कैसा ये कार हो गई, इस कार में यहाँ पर ये जो है इसके अभिलंबवत जो लगता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया है, और यहाँ पर थीटा, इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक होगा r cos थीटा और एक क्या हो जाएगा r sin थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ये घर्षण बल है, इस बल के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 घटक हो जाएंगे। ये हो गया एक f cos थीटा और ये नीचे की ओर गया तो ये हो गया f sin थीटा, और यहाँ पर इसका कार का भार भी लगेगा, क्या हो जाएगा mg। तो इस तरह से यहाँ पर होगा, और ये वृत्ताकार मार्ग में घूमेगी तो ये mv² इसका क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो जितने बल लगते हैं उसको हमको नीचे लिखना है। तो यहाँ देखिए, माना वाहन का द्रव्यमान m है, वृत्तीय मोड़ की त्रिज्या r है, इसका वेग v है और ढाल का कोण थीटा है, तो इसमें जो बल कार्य करते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ से बल देखिएगा, भार mg कहाँ की ओर करता है, नीचे। अभिलंब प्रतिक्रिया r वस्तु के लंबवत करता है, इसके 2 घटक हो जाएंगे, r cos थीटा r sin थीटा। फिर सीमांत घर्षण इसमें f का काम करेगा तो ये हो जाएगा f cos थीटा और f sin थीटा। यस लगाएं या ना लगाएं, f ही लिख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा mv²/r। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 तरह के बल लगेंगे। अब यहाँ संतुलन की स्थिति में देखिएगा कि इसका टोटल f sin थीटा
और mg किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा के। इसी तरह से आर साइन थीटा और एफ कास थीटा का टोटल किसका हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो यही चीज़ हमको लिखना है संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में देखिए आर कॉस थीटा किसके बराबर था, एफ साइन थीटा और प्लस एम जी के। यहाँ एफ साइन थीटा का पक्षांतर कर दिए, इस तरह से आ गया, ये हो गया। और जो दूसरा संतुलन का था वो आर साइन थीटा और एफ कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। अब समीकरण 2 में हमको ये 2 नंबर में 1 का भाग करना है। तो पहले इसको हम 2 नंबर लिख दिए, देखिए आर साइन थीटा, फिर ये हो गया एफ कॉस थीटा, और बटे में फिर 1 नंबर का लिखेंगे तो आर कॉस थीटा बटे में लिख दिए माइनस एफ साइन थीटा, ये भी बटे में बराबर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है और ये एम जी है, तो एम जी कट जाएगा। मान लीजिए इसको हम इस तरह से, एक स्टेप यहाँ पर नहीं है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और बटे में क्या हो जाएगा, एम जी। तो यहाँ एम कट जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया है, आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा। ये जो एफ है, एफ का मान होता है म्यू आर, माने यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो म्यू बराबर होता है घर्षण नियतांक मान एफ अपॉन आर होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर। तो यहाँ एफ की जगह पर म्यू आर लिखें, यहाँ एफ की जगह भी क्या लिख दिए हैं, म्यू आर लिख दिए हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसमें आर कॉस थीटा का भाग करना है। तो देखिए इसमें करेंगे तो आर कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का 10 हो जाएगा। इसमें भी आर कॉस थीटा करेंगे तो आर की कॉस थीटा आर कॉस थीटा से कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू हो जाएगा। सबके बटे में आर कॉस थीटा करना है, इसमें आर कॉस थीटा के बटे में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें भी आर कॉस थीटा लिखेंगे तो आर कट जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, म्यू हो जाएगा। इधर तो है ही। अब यहाँ पर हमको इसका v का मान निकालना है, तो आर जी का पक्षांतर कर देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर सुरक्षित चाल का व्यंजक हो जाएगा। इसके हिसाब से हम चाल की गणना कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, इसी में संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर बंदूक के प्रतिक्षिप्त वेग के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो किसी विलगित निकाय का रेखी संवेग क्या होता है, नियत होता है, ये लिख लेना है। अब हमको निकालना है बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग। तो जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग कहते हैं। तो ये समझ लो, यदि यहाँ पर इस तरह से बंदूक है और यहाँ पर यदि हम इसके ट्रिगर को दबाते हैं तो जब गोली आगे की ओर बढ़ती है तो बंदूक कहाँ जाती है, पीछे। तो जिस गति से पीछे जाएगी उसे हम प्रतिक्षिप्त वेग कहेंगे। तो बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग भी है, द्रव्यमान m है, जो गोली आगे बढ़ रही है उसका भी है, द्रव्यमान m है। तो संवेग संरक्षण से क्या होता है, इसका संवेग हो जाएगा m इंटू वी, तो m इंटू वी हो गया। इसका भी संवेग हो जाएगा m इंटू वी, तो इनका संवेग पहले 0 था, बाद में भी क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर एम भी का पक्षांतर करेंगे माइनस एम भी, इस एम का पक्षांतर करेंगे बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रतिक्षिप्त वेग का व्यंजक हो जाएगा। अब हम आते हैं 18वें सवाल में। तो देख लेते हैं, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर के गिरता है। तो यहाँ पर जो विस्थापन है यश का मान कितना हो गया, 10 मीटर। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। तो सड़क जो इस पर घर्षण बल लगा रही हो कितना हो गया, 200 न्यूटन हो गया। अब इसमें हमको किसकी साइकिल द्वारा किए गए कार्य की गणना करना है। तो W इक्वल टू होगा एफ एस कॉस पाई। पाई का मतलब यहाँ पर 180 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घर्षण बल है वो कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। अब यहाँ पर F का मान कितना दिया है, 200, तो F का मान 200 लिख दिए। विस्थापन कितना दिया है, 10, और कॉस पाई का मान माइनस होता है, तो माइनस 2000 जूल जो है सड़क द्वारा किया गया कार्य होगा साइकिल पर। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 घन मीटर आयतन की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हमको द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो द्रव्यमान होता है घनत्व गुणे आयतन। तो जो घनत्व होता है पानी का वो 1000 होता है, 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो हम घनत्व इसमें न दिया रहेगा, अपने से समझना है। आयतन इसमें दिया है 30 घन मीटर, तो यहाँ पर 30 लिख दिए। इसका गुणा कर देंगे तो इस तरह से 30,000 किलोग्राम पानी का द्रव्यमान हो जाएगा। 15 मिनट दिया है तो 15 गुणे 60 है 900 सेकेंड, इसको सेकेंड में बदल लेंगे SI मात्रक में। ऊंचाई दिया है 40 मीटर तक ऊपर चढ़ाना है, तो ये हो गया। अब हम जानते हैं हमको निकालना है शक्ति। तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य करने की दर W/T।
तो यहाँ W का मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा से हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा mgh/t। तो यहाँ पर देखिए m का मान तो हम ये वाला रख दिए, फिर यहाँ g का मान हम वैसे 9.8 होता है पर यहाँ 10 ले लेना है, और यहाँ पर देखिए h का मान कितना है 40, तो ये 40 लिख दिए, बटे में 900 है। यदि इसको भाग करेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये वाट में आया, यदि हम 746 का भाग कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा HP, क्योंकि 1 HP हॉर्स पावर अश्व शक्ति का मान 746 वाट होता है, तो 17.8 HP जो है शक्ति व्यय होगी। इसके बाद 19वें नंबर के प्रश्न में आते हैं। ये है तानित तार पर संचित प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित करिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं तानित तार का मतलब यदि किसी तार को हम खींच दें तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर माना किसी तार की लंबाई कितनी है L है, उसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उस पर लगाया गया बल F है, और बल लगाने पर उसके लंबाई में वृद्धि कितनी है डेल्टा L है। तो कार्य के लिए सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर औसत बल लगाएंगे, तो औसत बल शुरू में जो बल का मान है 0 है, बाद में F है, तो औसत निकालेंगे तो 0 + F/2 हो गया, और लंबाई में वृद्धि कितना हो गया डेल्टा L हो गया। आगे की स्टेप में देखते हैं, यदि इसको हम करेंगे तो ये जो 2 है इसको 1/2 लिख दिए, ये F है तो F लिख दिए, ये डेल्टा L है तो डेल्टा L लिख दिए। अब यहाँ पर अगले स्टेप में जो ये कार्य होता है वही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो W को हम U लिख दिए हैं, 1/2 को 1/2 लिख दिए, F को F ही लिख दिए, डेल्टा L है, बस केवल U में अंतर आया है। अब यहाँ पर 1/2, अब यहाँ पर AL का हम गुणा और भाग करें तो देखिए F के बटे में क्या लिख दिए A, डेल्टा L के बटे में लिख दिए L, और इसी का हम गुणा करेंगे, यदि काटेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये अपने से हम गुणा कर लेंगे, उतने का ही भाग कर लेंगे। लेकिन यहाँ F/A का मतलब होता है बल बटे क्षेत्रफल का मतलब प्रतिबल, तो प्रतिबल लिख दिए। डेल्टा L/L का मतलब होता है विकृति, तो विकृति लिख दिए। और AL क्षेत्रफल गुणे लंबाई का मतलब आयतन होता है, तो आयतन लिख दिए। अब एकांक आयतन में ऊर्जा हमसे यदि पूछे तो ये 1/2 कर दिए, प्रतिबल कर दिए, विकृति कर दिए। यहाँ आयतन का मान 1 मान लेंगे तो एकांक आयतन उसको हटा देना है। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, विकृति का गुणा भी कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं। तो ये प्रतिबल के बटे में क्या लिख दिए हैं विकृति, और विकृति का गुणा करेंगे तो विकृति स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है, यंग गुणांक होता है तार के लिए, तो यहाँ पर एंग गुणांक। तो U बराबर 1/2 गुणे यंग गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर, ये जो हो जाएगी ये तानित तार की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। अगला अथवा का प्रश्न है, तनन प्रतिबल अंतर्गत प्रतिबल विकृति वक्र बनाइए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो वक्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। पदार्थ का प्रत्यास्थ आचरण क्या है, प्रत्यास्थ का सीमा क्या है, प्लास्टिक आचरण क्या है, स्थायी विरूपण, इसको हमको दिखाना है। तो ये ग्राफ बनेगा, इधर की ओर ये प्रतिबल है और इधर की ओर जो है ये विकृति है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ये इस तरह से ग्राफ बढ़ता है। तो O से A का क्षेत्र, A से B का क्षेत्र, B से लेकर D का क्षेत्र, D से लेकर E का क्षेत्र, इस तरह से 4 हमको बताना है। यहाँ पर ये प्रत्यास्थ आचरण को दर्शाता है, ये स्थायी विरूपण को दर्शाता है, ये प्लास्टिक आचरण को दर्शाता है। तो इस तरह से बिंदु को देख करके हमको यहाँ पर वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले धातु की तार लेते हैं, उसमें तनन प्रतिबल लगाते हैं, मतलब उसको खींचते हैं। उसके लिए हम उसमें भार लटकाते हैं और उसमें परिवर्तन को नोट करते जाते हैं कि उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हुई। तो हम प्रतिबल जो भार लटका रहे हैं और उसके लंबाई में जो वृद्धि हो रही उसके बीच का हम ग्राफ खींचते हैं, तो उसको हम प्रतिबल विकृति ग्राफ कहते हैं। अब इसमें क्या मिला, OA क्षेत्र। तो आप देखेंगे ये OA क्षेत्र है। तो ये कैसा है, यह क्षेत्र रेखीय है, माने सीधा सीधा जा रहा है, अर्थात ये हुक के नियम का पालन भी करता है और तार जो है प्रत्यास्थ व्यवहार भी करती है। तो A के संगत, ये जो बिंदु A आया, तो A के संगत को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक सीमा, क्योंकि यहाँ पर हुक के नियम का पालन होता है। अगला हम दूसरा क्षेत्र चल रहे हैं यहाँ से A से B की ओर। तो जो A से B की ओर जाते हैं तो ये रेखी नहीं रहता, इसी चीज़ को हमको लिखना है कि AB का क्षेत्र यह रेखी नहीं है, अर्थात हुक के नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन तार में प्रत्यास्थता का गुण होता है। और ये जो बिंदु B आ गया, इसको हम बिंदु B को क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। ये बिंदु यहाँ प्रत्यास्थता का गुण है, केवल हुक के नियम का पालन नहीं होता। इसके बाद हम आ जाते हैं कौन सा क्षेत्र, यहाँ बीच से लेकर के डी तक का क्षेत्र हम देखते हैं। तो जब हम यहाँ पर बी से डी तक का क्षेत्र देखेंगे, देख लीजिए BD का क्षेत्र, तो प्रतिबल के साथ विकृति में तीव्र वृद्धि होती है। प्रतिबल हटाने पर तार बिंदु C तक वापस आती है। तो
तो इस ग्राफ को आप देखेंगे तो जैसे जैसे यहाँ पर मान लीजिए तार में भार हम लटकाते हैं तो ये बी से लेकर सीधे डी तक बढ़ी, और जैसे भार हटाए तो ये बी में वापस नहीं आई, सी तक आई। तो इसका मतलब ये है कि यह पुनः आने में असक्षम हो गई। यहाँ पर उसका प्लास्टिक आचरण हमको दिखाई देता है। तो ये जो डी बिंदु होती है उसको हमको बताना है, और जो सी बिंदु है उसको हमको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो सी बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं पराभाव सामर्थ्य, कि वहाँ तक वापस आ सकती है, और जो डी बिंदु जहाँ तक खिंच गई उसको हम क्या बोलते हैं, तनन सामर्थ्य। अब हम अगला ये ग्राफ में देख लें तो जब हम ई बिंदु तक जाते हैं तो ये जो कोई तार होगी ना वो वहाँ पर टूट जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भंजक बिंदु। मतलब वो प्रतिबल नहीं सह पाती है और तार वहाँ पर क्या हो जाती, टूट जाती है। तो इस तरह से हमको प्रतिबल विकृति का ग्राफ बना करके उसके बारे में लिखना है। अब हमारा जो अगला है वो है बर्नौली का प्रमेय। उसको समझते हैं कि बर्नौली का प्रमेय है क्या। तो सीधा है, जब कोई आदर्श तरल किसी नली में धारा रेखी प्रवाहित होता है तो प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, मतलब दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है, नियत होती है। सूत्र में कहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, P का मतलब दाब ऊर्जा है, 1/dv² का मतलब गतिज ऊर्जा है, और dgh का मतलब क्या है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। इस तरह से तीनों का योग क्या होता है, नियत होता है। तो हमको इस तरह का चित्र बना लेना है कि एक ये नली है, इसमें आदर्श द्रव क्या होता है, धारा रेखी प्रवाहित होता है। इस सिरे की ऊंचाई h1 है, इस सिरे की ऊंचाई h2 है, इसका क्षेत्रफल a1 है, दाब p1 है, वेग v1 डेल्टा t, और इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक चलेगी x1। मान लीजिए द्रव को हम धक्का दे रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक चला, इसमें द्रव यहाँ से यहाँ तक चला, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x2। इस तरह से दोनों बिंदुओं के बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। तो माना कोई आदर्श द्रव असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखी प्रवाहित होता है जिसका घनत्व क्या है, d है। चित्र अनुसार दो बिंदु लिए गए हैं। दो बिंदु का मतलब एक बिंदु इस साइड का है एक सिरे का, और दूसरा बिंदु कहाँ हो गया, दूसरे तरफ का हो गया। तो दो बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु की ऊंचाई h1, दूसरे की h2 है। इसी तरह परिच्छेद का क्षेत्रफल a1 है, a2 है। ऐसे वेग है द्रव का v1 और v2, और दाब क्या है, p1 और p2 है। तो मान लीजिए जब तरल डेल्टा टी समय अंतराल में बिंदु 1 से d तक, या कह सकते हो कि b से c तक क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य। तो कार्य के लिए क्या है, पहले में कितना कार्य करेंगे, यहाँ से कार्य कर रहे हैं, वहाँ से द्रव निकलेगा तो W1 माइनस क्या हो जाएगा, W2। तो एक तरफ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणे विस्थापन। लेकिन बल का होता है दाब गुणे क्षेत्रफल, और विस्थापन का होता है, विस्थापन माने दूरी, वेग समय। तो देखिए दाब के लिए यहाँ पर क्या लिख दिए, P1, क्षेत्रफल के लिए क्या लिख दिए, A1, वेग के लिए क्या लिख दिए, V1, समय के लिए क्या लिख दिए, डेल्टा t। इसी तरह से पूरा यही चीज़ हमको लिखना है दूसरे बिंदु के लिए, W2 के लिए। तो ये हम लिख दिए। अगले स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेग और समय है वो विस्थापन के बराबर होता है। तो यहाँ x1 लिख दिए और यहाँ पर x2 लिख दिए। इसको हटा करके इसकी जगह पर क्या लिख देना, x1 x2। अगले स्टेप में देखिए, ये जो क्षेत्रफल है और विस्थापन है उसका जो गुणा है आयतन के बराबर हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, आयतन के बराबर। तो आयतन का मान जो है दोनों तरफ एक ही जैसे रहेगा। यदि हम यहाँ पर 1 लीटर पानी के लिए कार्य करते हैं, सिरे से यहाँ से डालते हैं, तो दूसरे सिरे से भी उतना ही पानी निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आयतन में V1 V2 नहीं लिखेंगे, दोनों सिरों पर आयतन कैसा होगा, समान होगा। तो ये आ जाएगा P1 P2 माइनस V। यहाँ से V को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। इस सूत्र को समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जब हम कार्य करते हैं तो इसका कुछ भाग गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है और कुछ भाग स्थितिज ऊर्जा में। तो यहाँ पर ये डेल्टा के, तो गतिज ऊर्जा का तो K2 माइनस K1 हो गया। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर V2 के लिए हो जाएगा V2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, V1। चाहे 2 बार लिख करके घटा दें या डायरेक्टली इसी तरह से लिख सकते हैं। ऊर्जा का शेष भाग जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। अब U का मान mgh होता है, तो यहाँ पर mgh2 और माइनस mgh1 होगा, कॉमन लेंगे तो mgh2 माइनस h1 हो जाएगा। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से यही कार्य तो 2 चीज़ों में बदला है, इसमें और इसमें। तो इनका मान रख देते हैं। तो W का मान निकाले थे P1 माइनस P2 इंटू V। यदि आप देखेंगे समीकरण 1 शुरू का W वाला, तो W का मान ये हो गया। W की जगह हम ये रखेंगे और यहाँ पर डेल्टा K की जगह इसको रखेंगे। और इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं
ये डेल्टा यू की जगह इसको रखेंगे तो ये सभी मान हम रख दिए। देखिए डेल्टा डब्ल्यू की जगह ये रख देना है, डेल्टा की जगह ये गतिज ऊर्जा का रख देना है, इसका ये स्थितिज ऊर्जा का रख देना है। इसका मान रखने के बाद यहाँ पर देखिए P1 माइनस P2 है, लेकिन ये जो भी है यदि मैं इसको पक्षांतर करूँ तो इसके बटे में भी आएगा, इसके बटे में भी आएगा, दोनों के बटे में। तो ये हुआ द्रव्यमान और बटे में हुआ आयतन, और द्रव्यमान बटे आयतन को हम क्या लिखते हैं, घनत्व लिखते हैं। यहाँ आयतन आप समझ लीजिएगा, द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब क्या है, घनत्व है, और घनत्व डी माने हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ जहाँ m है इसको हमको d बदल देना है, इसको भी हमको क्या करना है, d बदल देना है। इसके साथ ही हम क्या देख रहे हैं कि इस जो d बदला है इसका हम अंदर गुणा कर दिए, तो 1/2 dv2 ये 1/2 इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो 1/2 dv1 इसी तरह से इसमें m का तो d कर दिए हैं तो dgh2 और क्या हो जाएगा dgh1, इस तरह से हम रख दिए। अब हम क्या करें हैं, ये P1 को ये P1 लिख दिए, यहाँ से जो माइनस वाला हिस्सा है ये माइनस वाला, इसको हम पक्षांतर कर लिए तो ये आ गया, और ये माइनस वाला पक्षांतर कर लिए तो ये आ गया। इसी तरह से ये माइनस P2 को हम इधर ले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस तरह से 1 1 वाले एक तरफ 2 2 वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले बिंदु पर जितनी ऊर्जा थी तीनों का योग, और दूसरे बिंदु पर तीनों का योग कैसा है, बराबर है। तो इस प्रकार हर बिंदु पर होगा, तो हम इसको साधारण रूप से लिख सकते हैं P + ½ dv² + dgh का मान क्या होता है, नियतांक होता है, हर बिंदु में एक समान होता है। अब यहाँ पर अथवा का प्रश्न है, बहिस्राव का वेग क्या है, तो टॉरिसेली के नियम लिखिए और वह बहिस्राव वेग से संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं बहिस्राव का वेग क्या कहलाता है, टॉरिसेली का नियम। खुले टैंक की सतह में बने छिद्र से बहिस्राव का वेग उसी ऊंचाई से स्वतंत्र गति के वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यदि ये सतह है तो सतह से जितनी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है तो स्वतंत्र गति भी इतनी ऊंचाई से जिस वेग से गिरेगी उतने ही वेग से पानी गिरेगा। मतलब पानी का वेग और स्वतंत्र गति का वेग सेम ऊंचाई के लिए सेम होता है, बस यहाँ पर ऊंचाई हमको इसकी सतह से और छिद्र के बीच का लेना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें हम बर्नौली का ही प्रमेय लगाएंगे। तो स्वतंत्र सतह पर बर्नौली के प्रमेय से तो P + dgh, जब पानी यहाँ बिल्कुल शांत भरा हो तो इसमें गतिज ऊर्जा न होगी, तो ½ dv² इसमें नहीं लिखा, भी हम सूत्र पढ़े थे P + ½ dv² + dgh। लेकिन यदि पानी नहीं बह रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो उसका मान 0 लिख दिए हैं, तो वो नहीं लिखे हैं। तो P + dgh ये नियत हो गया सतह पर, क्योंकि सतह पर पानी स्थिर रहेगा। अब छिद्र पर, तो छिद्र से तो पानी निकल रहा है, तो वहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा का मान न रहेगा, तो वहाँ पर dgh का मान 0 कर दिए हैं, तो P + ½ dv² ये भी नियत है। अब यहाँ पर एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती है, इसलिए दोनों को हम इकट्ठा बराबर करके लिख दिए हैं, दोनों का मान बराबर होगा ऊर्जा संरक्षण से। तो यहाँ P और P का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। दूसरा यहाँ D और D का मान भी कट जाएगा, तो 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2gh और V = 2gh। तो ये जो गति होती है ये एक स्वतंत्र गति होती है। तो इस तरह से जैसे स्वतंत्र गति किसी वस्तु के लिए होती है वैसे स्वतंत्र रूप से पानी भी गिरता है, तो उसकी ऊंचाई कहाँ से ली जाती है, ऊपरी सतह से ली जाती है। तो यही क्या कहलाता है, टॉरिसेली का प्रमेय है। थैंक यू।